हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये न्यूज़ मैं लेकर आया हूँ, वाई यूएन इज साइलेंट ऑन अफगानिस्तान इशू। आखिर यूएन क्यों शांत है अफगानिस्तान के इशू के ऊपर। बहुत लोगों ने यूट्यूब पे भी सर्च किया होगा, बहुत लोगों ने गूगल पे भी सर्च किया, लेकिन किसी को कोई आंसर नहीं मिला होगा। मैंने भी सर्च किया, कोई भी ऐसा आर्टिकल मुझे नहीं मिला जिसके ऊपर ये पता चल सके कि आखिर यूएन ने कुछ किया है या नहीं किया है। शुरुआत में जब इसके ऊपर बैठकें हुई तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला, कोई भी बात सामने नहीं आया। तो इसको आज हम लोग समझेंगे कि वाई यूएन इज साइलेंट ऑन अफगानिस्तान इशू। उससे पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है उसको बहुत बहुत थैंक यू। मैंने कभी नहीं सोचा था इतना जल्दी मुझे इतना सपोर्ट मिल जाएगा। और जिन लोगों ने नहीं किया है, अगर उससे ये चीज़ समझ में आ जाए, ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन आखिर यूएन साइलेंट क्यों अफगानिस्तान इशू के ऊपर, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यूएन को समझते हैं। अगर आप यूएन को समझ गए अच्छे से तो आप समझ जाओगे कि आखिर ये शांत क्यों है, फिर आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि ये शांत क्यों है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं यूएन का फॉर्मेशन के बारे में। जब वर्ल्ड वार 2 जब खत्म हुआ 1945 में, यानी 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गया था और 1945 तक चला। जब 1945 में वर्ल्ड वार 2 जब खत्म हुआ तो उस टाइम तक अराउंड 75 मिलियन 75 मिलियन पीपल मर चुके थे। इसमें 40 मिलियन सिविलियन थे और 25 मिलियन आर्मी पर्सनल थे। तो जब 75 मिलियन मरे, 75 मिलियन होता है मतलब 7.5 करोड़ लोग मरे। तो अभी लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा 7.5 करोड़ का फिगर, तो वो मैं बता दूं कि 1945 में वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन थी वो थी अराउंड 230 करोड़। तो 230 करोड़ में अगर 7.5 करोड़ लोग मरते हैं तो ये जो आंकड़ा बैठता है वो होता है 3 से लेकर 4% तक। 3 से लेकर 4% आदमी पूरा वर्ल्ड का उस टाइम तक मर चुके थे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही डरावना आंकड़ा था। तो उसके बाद से पूरा वर्ल्ड ने डिसाइड किया कि एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो वर्ल्ड वार 3 को रोकेगी। तो उसके पहले थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ऐसा कौन कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस हुआ कि इस तरह का संस्था बनाने की जरूरत पड़ गई। तो उस टाइम जब वर्ल्ड वार 2 के टाइम में जो यूरोपियन इकोनॉमी थी वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो उसके ऊपर बॉम्बिंग होने की वजह से वो लोग क्या थे, वो भी धराशायी हो चुके थे। तो एक तरह से समझो तो पूरा यूरोप ही कोलैप्स हो गया था। और 1945 में ही मालूम पड़ गया था कि ब्रिटेन जो है इंडिया को भी नहीं चला पाएगा। तो एक इंडिया का भी इंडिपेंडेंस दिख रहा था कि हाँ बहुत जल्दी अपना देश आज़ाद हो जाएगा। और उस वजह से क्या हुआ, यूरोप का तो जो इकोनॉमी है वो तो कोलैप्स किया ही, लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया की भी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई वर्ल्ड वार 2 की वजह से। तो जो लोग, ये तो मालूम है कि कितने लोग मरे वॉर में, डायरेक्ट कितने लोग मरे, लेकिन ये मालूम किसी को नहीं चला कितने लोग भूखमरी से मर गए, क्योंकि इकोनॉमी पूरी दुनिया की कोलैप्स कर चुकी थी। खासकर यूरोप में भी बहुत लोग मरे हैं। उसके आगे देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन को जब बनाया गया तो उसका मेन फोकस ये था कि ये वर्ल्ड वार 3 को रोकेगा। हालांकि अभी तक तो वर्ल्ड वार 3 नहीं हुआ, लेकिन बहुत छोटे छोटे युद्ध तो हो चुके हैं। जब ये 1945 में जब ये बना तो 1947 में तो खुद ही इंडिया पाकिस्तान लड़ गए। उसके बाद फिर 1965 में इंडिया चाइना लड़ा। अभी हाल ही में देखा हमने आर्मेनिया और अजरबैजान का हुआ। तो वॉर तो हो ही रहे हैं। तो इसका किस मजाक के लिए खोल रखा मुझे नहीं पता। चलिए उसके आगे समझते हैं, थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री को देखते हैं। 1945 में 51 कंट्रीज ने कमिट किया कि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो पूरी दुनिया में क्या करेगी, पीस एंड सिक्योरिटी लाएगी, पीस और सिक्योरिटी लाएगी, और डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशन, और एक फ्रेंडली रिलेशन भी कायम करेगी दो देशों के बीच में, और एक व्यापार को भी बढ़ाएगी। व्यापार बढ़ाने का ये फायदा होता है कि अगर 2 कंट्री के बीच में व्यापार है तो वहाँ पे क्या होता है, वॉर का जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं घट जाता है। आगे देखते हैं कि उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि आप लोगों को ये बताना है कि हु इज द करेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन। आप बताइए कि प्रेजेंट में भारत का कौन है रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बिना गूगल किए, और इसका आंसर मैं कहाँ दूंगा, वीडियो के लास्ट में। चलिए आगे देखते हैं कि जब यूनाइटेड नेशन बना तो उसमें कौन कौन से कंट्रीज को शामिल किया गया, वो मैं थोड़ा बता दूं। उसमें 5 कंट्रीज थे, उनको परमानेंट मेंबर बना दिया गया। वो 5 कंट्रीज कौन कौन से थे, वो थे यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस और चाइना। इनको वीटो पावर दे दिया गया। वीटो पावर मतलब होता है कि इन 5 कंट्री के पास वीटो पावर है, और ये अगर कोई भी प्रस्ताव यूएन में आता है, किसी के अगेंस्ट किसी के फेवर में कोई प्रस्ताव आता हो, इन 5 कंट्री में से किसी एक ने इसके ऊपर वीटो कर दिया तो क्या होगा, प्रस्ताव वहीं पे खारिज हो जाएगा। वो प्रस्ताव के ऊपर अब बात नहीं होगा, अब अगले सेशन में कभी उसके ऊपर बात किया जाएगा, लेकिन उस टाइम के लिए उसको खारिज कर दिया गया।
अगर अगले सेशन में आया फिर से किसी ने वीटो कर दिया, फिर से खारिज हो जाएगा। तो अगर किसी के अगेंस्ट एक्शन लेना है या फिर किसी के फेवर में फैसला सुनाना है और किसी एक और सारे कंट्री, इन जो 5 कंट्री है, अगर वो सब के सब रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ हो ही नहीं पाएगा। आगे समझते हैं कि आखिर यूनाइटेड नेशन फेल क्यों कर जाता है हर मामले में। उसका सबसे मेन लाइन उसका ये है कि यूनाइटेड नेशन अंडरस्टूड यूएन इज नॉर्मली बेटर अंडरस्टूड एज ए फेलियर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। क्योंकि यूएन का जो फेल्योर है उसको अगर समझना चाहें तो वो क्या हो सकता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का फेल्योर की वजह से यूएन का फेल्योर है। अब बोले कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब क्या, तो वो मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे अगर 5 आपको परमानेंट कंट्री जो दिख रहे हैं, यूएस, रसिया, यूके, फ्रांस और चाइना, इनमें से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ होगा तो ये बात आपको पता होगा कि रसिया और चाइना एक तरफ है और फ्रांस, यूएस और यूके एक तरफ है। तो उससे क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ के ऊपर फैसला लेना है तो ये पांचों के पांचों एक बेंच पे आते ही नहीं है, इनके साथ कोई कोऑपरेशन हो ही नहीं पाता है। तो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है जो भी चीज़ लाना है। दूसरा है तो स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जो इसको जिस तरह से बनाया गया है कि कोई फैसला नहीं हो सकता। इन 5 लोगों को डिसाइड करने दे दिया गया कि पूरा दुनिया में कैसे पीस कायम रहेगा, ये लोग बताएंगे कैसे पीस कायम रहेगा। और इंडिया की जो बात है, इंडिया में कोई जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 140 करोड़, मुझे तो लगता है पूरे यूरोप में इतनी पॉपुलेशन नहीं है। इंडिया है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्मी है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है, इंडिया के पास 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है पूरी वर्ल्ड की, लेकिन इन लोगों ने उसमें जगह नहीं दिया। किसको जगह दिया हुआ है, इन 5 कंट्री को कि पूरे वर्ल्ड में ये लोग पीस कायम करेंगे। ये लोग क्या पीस कायम करेंगे, चाइना ने तो जब 1945 में जब यूएन बना, 1962 में तो भारत से लड़ाई कर लिया और लद्दाख का हमारा बहुत सारा पार्ट उनके पास है, तो ये क्या पीस कायम करेंगे। जिस मकसद के लिए बनाया गया उन लोगों ने तो खुद ही लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ रसिया का देखे थे, रसिया जो क्रीमिया है यूक्रेन का, उसको कब्जा कर रहा, तो ये लोग किस तरह से पीस कायम कर सकते हैं। इन्होंने क्या पीस कायम किया, यूएस ने हमने देखा है सद्दाम हुसैन का केस में क्या किया, कितने सारे देशों को बर्बाद कर चुका है। तो जो कंट्री खुद दूसरे देशों को बर्बाद कर रहा है, दूसरे देशों के जमीन हड़पने जा रहा है, ये लोग क्या डिसाइड करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में कैसे पीस लाया जाए। उससे वो सब बात समझने की है, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। क्या यूनाइटेड नेशन अफगानिस्तान के इशू पे क्यों साइलेंट है। इतना कुछ समझने के बाद आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि क्यों साइलेंट है, क्योंकि जो अफगानिस्तान का केस है उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। एक तो क्या है ना कि ऑल परमानेंट कंट्रीज डोंट हैव सेम पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड अफगानिस्तान। सारे कंट्रीज का तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू अफगानिस्तान के अगेंस्ट है नहीं। रसिया और चाइना तो वो लोग, रसिया ने तो ये तक बोल दिया ना कि तालिबान ने जो अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा सुरक्षित कर दिया, इतना सुरक्षित तो जब वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की, उतना वो नहीं थी। और उधर चाइना भी वही बोल रहा है कि हम लोग तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, और रसिया चाइना तो एक बेंच पे, रसिया चाइना तो तैयार है तालिबान को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और एक तरफ कहाँ पे है, एक तरफ है यूएस, यूके और फ्रांस, जिनको तालिबान से प्रॉब्लम है। तो अगर कोई भी सैंक्शन के लिए आता है, कोई भी प्रस्ताव अगर तालिबान के अगेंस्ट आता है, रसिया और चाइना इसको सैंक्शन कर देंगे, हो ही नहीं पाएगा। दूसरा, आपके दिमाग में क्वेश्चन, बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि यूनाइटेड नेशन कांट सेंड पीस कीपिंग ट्रूप्स टू अफगानिस्तान। सबके दिमाग में होगा कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स अफगानिस्तान क्यों नहीं भेजता है। तो ये समझ लो भाई, जिस देश में यूएस की फोर्सेस गई हो, नाटो फोर्सेस गई हो, पूरे वेपन्स के साथ गए हो, पूरे अच्छे फाइटर एयरक्राफ्ट गए हो, हेलीकॉप्टर्स गए हो, मतलब जितना कुछ वो ले जा सकते थे ले जाने की कोशिश की है, तो वो लोग अगर तालिबान को पीछे नहीं हटा पाए तो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स क्या कर लेगी। ऐसे भी यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भेजने के लिए भी प्रस्ताव लाना पड़ता है यूएन में, और अगर यूएन अगर तैयार है, अगर 5.5 कंट्री उसके फेवर में जाएंगे तभी होगा, और 5.5 कंट्री फेवर में नहीं जाएंगे ये हमें पता है। और दूसरा चीज़ ये है कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स क्या इतनी स्ट्रांग है, यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्स, नाटो फोर्सेस, इनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो शांति कायम कर देंगे। इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आपको थोड़ा सा बता दें, यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें अराउंड 123 कंट्रीज़ के फोर्सेस हैं, और 123 कंट्रीज जो अपना इंडिया भी है। तो आज हम लोग इस वीडियो से उन सारे हिंदुस्तान के सैनिकों को सल्यूट करेंगे जो अफ्रीका में है। मेनली अफ्रीका में जो एज ए पीस कीपिंग फोर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे इंडिया के सैनिक शहीद भी हो चुके हैं, तो उनका भी आप लोग 1-2 वीडियो जरूर देखिएगा यूट्यूब में जा करके। और दूसरा चीज़ यही है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया उसको यूएन का, वैसे तो कभी भी किसी भी कंट्री में शांति आ ही नहीं सकती है। आप लोग समझ रहे हो बात को। अब हम लोग का जो क्वेश्चन मैंने जो पूछा था, हु इज़ द करंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन, हमारा करंट रिप्रेजेंटेटिव है वो है टीएस त्रिमूर्ति।
वो है टी.एस. तिरुमूर्ति। आज के लिए इतना ही, लेकिन लास्ट जाते जाते चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू ऑल।